गरीब परिवार की बहू रानी की शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है। आज उसका पहला दिन है और महल जैसे घर को देखकर रानी बहुत खुश होती है। उसकी ननद उसे उसके कमरे की तरफ ले जा रही है और कमरा देखते ही रानी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। ये आपका कमरा है भाभी, आप आज से यहीं रहोगी। अमीर बड़े ससुराल में आने के बाद रानी के साथ जो हुआ उसकी वजह से उसके सारे सपने टूट चुके थे। यहाँ तक कि उसके पति का भी उसे साथ नहीं मिल रहा था। मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। तुम इस कमरे में रहना चाहती हो तो मैं अपने एसी वाले कमरे में रहूंगा। आपको जैसा ठीक लगे। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे तो आदत है ऐसे माहौल में रहने की, लेकिन आपको परेशानी होगी इसलिए आप अपने कमरे में ही रहिए। अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी रानी गरीब जरूर थी लेकिन बहुत समझदार थी और उसने अपने ससुराल में होने वाले व्यवहार को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था। सुबह सुबह रानी तैयार होकर नीचे आती है और देखती है सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। टेबल पर खूब सारी खाने की चीजें रखी हुई हैं। रानी आकर अपनी सास के पैर छूती है। खुश रहो, उम्मीद है तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इस घर में आकर। ठीक है, फिर तुम नाश्ता कर लो। किचन में जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए चाय और रोटी रखी है, वहीं बैठकर खा लेना और दिन के खाने की तैयारी कर लेना। रानी को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन रानी चुपचाप चेहरे पर मुस्कान लिए किचन में चली जाती है और बैठकर चाय और रोटी खा लेती है। बड़े अमीर ससुराल में कई नौकर चाकर लगे हुए हैं सारा काम करने के लिए। रानी उन्हें खाने के बारे में बता रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। आज से खाना नई बहू ही बनाएगी, तुम लोग सिर्फ उसकी मदद करोगे। रानी, हमारे यहाँ पर सिर्फ घर वालों के लिए नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए भी खाना बनाया जाता है, तो कुल मिलाकर 20 से 30 लोगों का खाना बनेगा। तुम्हें जो भी मदद चाहिए इन लोगों से ले लेना, लेकिन खाना तुम ही बनाओगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अपनी सास के हुक्म को रानी मना कैसे कर सकती थी। काम से थक हार कर रानी अपने छोटे से कमरे में आती है, जहाँ पर उसके सोने के लिए एक चटाई पड़ी हुई है और मच्छर भी बहुत हो रहे हैं। बेचारी रानी चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले ऐसे ही सो जाती है। सुबह रानी नीचे उतर कर आती है तो देखती है सभी लोग तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। मम्मी जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ रानी, हमारे एक रिश्तेदार ने हमें खाने पर बुलाया है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। रानी को उम्मीद थी कि शायद उसकी सास उसे भी चलने के लिए कहेगी, लेकिन उसकी उम्मीद जल्दी ही टूट जाती है। तुम घर का ध्यान रखना और आज घर पर कोई नहीं रहेगा तो घर की साफ सफाई भी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। सभी लोग चले जाते हैं और मायूस रानी उन्हें जाते हुए देख रही है। रानी मन ही मन सोचती है, शायद मैं इन लोगों के लायक ही नहीं हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मम्मी जी मुझे अपने साथ ले जाने लायक नहीं समझती और शायद इसीलिए मुझसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। शायद मेरी किस्मत में ऐसे रहना ही लिखा है। अपनी किस्मत के बारे में सोचते सोचते रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने आंसुओं को चुपचाप छुपाते हुए रानी फिर से काम में लग जाती है। रानी की सास ने सभी को हॉल में बुलाया हुआ है। रानी भी वहाँ मौजूद है और उसे थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं सास ने सभी लोगों को क्यों बुलाया है। क्या हुआ मम्मी, आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ बेटा, मैं सोच रही थी क्यों ना तुम लोग अपने लिए शॉपिंग कर लो। बहुत समय हो गया, तुम लोगों ने कुछ खरीदारी नहीं की है। हाँ मम्मी, मैं आपको बोलने ही वाली थी, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और मेरे सारे फुटवेयर भी खराब हो रहे हैं। हाँ मम्मी, कपड़े तो मुझे भी लेने थे। ठीक है, तो फिर तुम लोग आज चले जाओ और शॉपिंग करके आ जाओ। ये लो पैसे। रानी की सास पैसे की एक एक गड्डी अपने दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा देती है और रानी ये सब देख रही है। बहू,
तुम्हें तो शायद ही कुछ लेना होगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर बेचारी रानी कुछ नहीं बोल पाती। उसे बुरा लगता है लेकिन वो चुप रहती है। नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो सब कुछ रखा है, मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। चलो फिर ठीक है, जाओ बच्चों, तुम लोग शॉपिंग करके आ जाओ। रानी का पति और ननद खुश होकर वहां से चले जाते हैं। रात में रानी का पति और उसकी ननद रात में उनके बड़े से टीवी पर मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं और रानी और उसकी सास भी वहीं बैठी हैं, लेकिन रानी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। माधुरी, एक काम करते हैं, आज रात को मूवी देखते हैं। बहुत दिन हो गए ना। हाँ, कोई अच्छी मूवी नहीं देखी यार। ठीक है भैया, रात का प्लान डन है। भाभी, रात के लिए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न मंगवा देना। आज रात में हम लोग मूवी देखेंगे। रानी खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे पूछा और उसे इम्पोर्टेंट समझा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। रानी, तुम इन लोगों के लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मंगवा देना। और तुम क्या करोगी मूवी देखकर? तुम्हें तो वैसे भी फिल्म और इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, तुम तो बोर ही हो जाओगी। अच्छा होगा कि तुम जाकर सो जाओ, फिर तुम्हें सुबह काम भी तो करना होता है। ये बात सुनकर रानी का सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाता है और वो मायूसी के साथ कहती है, जी मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं, मैं तो सो जाऊंगी। वैसे भी मुझे ये सब देखने का शौक नहीं है। जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन हमारे लिए तो इंतजाम करवा देना। रानी मायूसी के साथ हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से उठकर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ चली जाती है। रानी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। जी मम्मी जी, कोई काम था आपको? एक काम करो, आज खाने में पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी, वेज पुलाव बना दो। कैसे बनाना है कुक तुम्हें बता देगा। ठीक है मम्मी जी। और तुम अपने लिए दाल चावल बना लेना, तुम्हें तो यही सब खाने की आदत होगी, इसलिए तुम अपने लिए सादा खाना बना लेना। रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोलती। सास के चले जाने के बाद रानी मन ही मन सोचती है, क्या मम्मी जी मुझे इतना गया बीता समझती हैं? पिज्जा बर्गर क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उन्हें लगता है जैसे मुझे पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। अब मैं उन्हें बोलूं भी तो क्या बोलूं? रानी गहरी सोच में चली जाती है और उसके चेहरे पर उदासी है। रात में रानी की ननद हाथों में नेल पेंट लगा रही होती है। तभी रानी वहां आती है और नेल पेंट हाथ में लेकर देखने लगती है। ये बात उसकी ननद को अच्छी नहीं लगती और वो उस पर चिल्ला देती है, अरे वाह दीदी, नेल पेंट लगा रहे हो, कलर तो बहुत प्यारा है। अरे ये आप क्या कर रही हो भाभी, इसे नीचे रखो। आपको पता है कितनी महंगी नेल पेंट है, ये अगर टूट गई तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। अपनी ननद की बात सुनकर रानी तुरंत नेल पेंट की बोतल नीचे रख देती है, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन रानी का पति तैयार होकर दोस्त की शादी में जा रहा था। रानी की भी इच्छा है कि अपने पति के साथ जाए और वो हिचकते हुए उससे पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मेरे दोस्त की शादी है, बस वहीं जा रहा हूँ। दोस्त की शादी? मैं भी चलूं आपके साथ? इसी बहाने आपके दोस्तों से भी मिल लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम क्या करोगे साथ चलकर? अरे बोर हो जाओगे तुम उन लोगों के बीच में, तुम्हें उनकी बातें तो समझ में आएगी नहीं। तुम रहने दो, मैं होकर आता हूँ, तुम खाना बनाकर सो जाना, ठीक है? रानी का पति दो टूक जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और रानी को इंसल्ट फील होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने पति के साथ जाने लायक नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। रानी की सास रानी को बुलाती है। मायूस रानी अपनी सास के पास आती है। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ रानी, इधर आओ, बैठो मेरे पास। पहली बार रानी की सास ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। रानी को अजीब सा लगता है और वो धीरे से अपनी सास के पास बैठ जाती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन सही सही जवाब देना। क्या तुम इस घर में खुश हो? अपनी सास के मुंह से ये सवाल सुनकर रानी कुछ नहीं बोल पाती। उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है
उसकी सास एक बार फिर पूछती है। मैंने पूछा कि तुम इस घर में खुश हो? अच्छा लग रहा है तुम्हें? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? रानी नजरें झुका लेती है, कोई जवाब नहीं दे पाती। रानी की सास अपना हाथ उसके माथे पर रखती है और रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। रानी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। रानी की सास उसे चुप कराती है। तभी वहाँ रानी का पति और उसकी ननद भी आ जाते हैं। रोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने आराम से इतना सब कुछ झेल जाओगी और एक शब्द भी नहीं कहोगी। रानी अपने आंसू पोंछती है और चेहरे पर सवाल लिए अपनी सास की तरफ देख रही है। हाँ बेटा, ये सब जो भी चल रहा था वो तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि अगर गरीब घर की बहू मैं लेकर आई हूँ तो कहीं वो इतने ऐशो आराम में और पैसे में रहकर अपनी आदतें खराब ना कर ले, और इतना पैसा और इतना आराम देखकर कहीं उसके पैर आसमान में ना उड़ने लगे। सिर्फ इसलिए ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। हाँ रानी, ये सब जो भी चल रहा था ये सब मम्मी के कहने पर ही हो रहा था, और ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना पड़ रहा था। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे भी आपके साथ गलत व्यवहार करना पड़ा और कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़े जो आपको बुरे लगे होंगे, लेकिन हम क्या करते, हम मम्मी के आगे मजबूर थे। लेकिन खुशी की बात है बेटा कि तुम पूरे नंबरों से इस परीक्षा में पास हो गई हो और तुमने साबित कर दिया है कि तुमसे बेहतर लड़की मुझे अपने इस घर के लिए नहीं मिल सकती थी। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मुझे, मेरे बेटे और इस घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। रानी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सभी को आंखों में आंसू लिए और चेहरे पर सवाल लिए देख रही है। रानी की सास घर की चाबियां आगे बढ़ाते हुए रानी को देती है। ये लो बेटा, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं इस जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें जब भी जरूरत लगेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रानी की सास और उसकी ननद उसे उठाते हैं और घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ ले जाते हैं, जो पूरी तरह से आलीशान और सजा हुआ है। और ये है आज से इस घर की बहू रानी का कमरा, इस घर का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान कमरा। आज से आप और भैया यही रहेंगे। अब रानी को समझ आता है कि असल में उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। गोरी खूबसूरत अवनी सड़क से अपनी सहेली पायल के साथ हाथ में किताबें लेकर जा रही थी। तू नीट का फॉर्म भर रही है या नहीं अवनी? हाँ, भर रही हूँ ना। नीट की परीक्षा तो मुझे हर हाल में देनी है। ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं। मुझे भी डॉक्टर बनना है। 2 दिन बाद से नीट के फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, तो याद से भर लेना तो फॉर्म। दोनों बातें करते करते अवनी के छोटे से घर के बाहर आते हैं। अच्छा, कल मिलते हैं अवनी। अवनी अपने छोटे से घर के अंदर आती है तो अंदर उसके माता पिता हरिया और मीनल थे। अवनी अपने माता पिता के साथ इस झोपड़े जैसे घर में रहकर बड़ी गरीबी की अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। ले आई अवनी, अब तो खाना निकाल मीनल। हाँ हाँ, सब्र रखिए, खाना कहीं भागकर नहीं जा रहा है। बाबा, परसों मुझे नीट का फॉर्म भरना है, तो मुझे 1000 रुपए चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब 1000 तो नहीं है बिटिया, पर कोई नहीं, मैं कल मालिक से मांगता हूँ पैसे, ठीक है? हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। उसकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के पढ़ाई के खर्च में कोई कमी नहीं होने देता। अवनी का बचपन से सपना MBBS डॉक्टर बनने का है। बहरहाल अगले दिन हरिया खेत के मालिक से कर्ज लेकर अपनी बेटी को देता है और अवनी नीट का फॉर्म भर देती है। कुछ दिन बाद हरिया के घर उसका बचपन का दोस्त दीपेश आता है। दीपेश पास के गाँव में रहता है। और दीपेश कैसा है? अरे बड़े सालों बाद मिल रहा है। हाँ? क्या बताऊं तुझे हरिया, अपने बेटे अनुज के लिए लड़की देख रहा हूँ मैं। तेरी नजर में कोई अच्छी लड़की है क्या?
यार मुझे भी देखना ही होगा कि अब किसकी बेटी शादी के लायक हो चुकी है। तभी दीपेश की नजर अवनी पर पड़ती है। वैसे अपनी बिटिया भी अच्छी है, अगर ये मेरे घर की बहू बन गई तो हमारे तो भाग्य ही चमक उठेंगे। दीपेश वहाँ से चला जाता है और पास के गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहाँ उसकी पत्नी हिमानी, 2 बेटियाँ कविता, दिया और बेटा अनुज था। दीपेश का ये घर बहुत छोटा है। वो भी अपने परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है। हेमानी मेरा दोस्त है ना हरिया, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी है। अच्छा, अवनी तो अब काफी बड़ी हो गई होगी ना? छोटी सी थी तब देखा था मैंने उसे। आज मैं हरिया और अवनी से मिलकर आ रहा हूँ। हेमानी, अगर हम अनुज की शादी अवनी से करवा दें तो अवनी हमारे अनुज के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। मीनल बहन और हरिया भाई को तो हम सालों से जानते हैं, वो तो बड़े ही संस्कारी लोग हैं। हम कल ही हरिया के घर अनुज का रिश्ता लेकर जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हरिया इस रिश्ते के लिए जरूर हाँ करेगा। अगले दिन दीपेश पूरे परिवार के साथ हरिया के घर अनुज के लिए अवनी का हाथ मांगने आता है। क्या अनुज और अवनी का रिश्ता? हाँ हरिया, मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि अवनी बिटिया ही मेरे घर की बहू बने। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है दीपेश। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा MBBS डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आपको तो पता है ना, मुझे पढ़ाई करके MBBS डॉक्टर बनना है। हाँ तो तू शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई शुरू रखना। हरिया कौन सा तुझे पढ़ाई करने से मना करेगा? हमें अपनी की पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं है, पर आप सब तो हमारी परिस्थिति जानते ही हैं कि हम कितनी गरीबी से अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं और अनुज सारा दिन गांव में पानी पूरी बेचकर चंद पैसे कमाते हैं और उसी से हमारा गुजारा होता है। अब ऐसे में हम अवनी की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, जब तक अवनी पढ़ना चाहती है उसकी पढ़ाई का सारा खर्च हम देंगे। हमारी बिटिया को बस उसका सपना पूरा करने से आप रोकना नहीं, बस ये इतनी ही विनती है आपसे। तू पागल है क्या हरिया? अरे हम भला क्यों बहू को पढ़ाई करने से रोकेंगे? तभी दोनों परिवार वाले आपस में बातें करके अवनी अनुज का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही साधारण तरीके से अवनी और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन अवनी पास के गांव में अपने छोटे से ससुराल में अपनी ननद कविता, दिया के साथ पानी पूरी बना रही थी। भाभी, आप ये पूरियाँ बाहर ठेले पर ले जाकर रख दीजिए। अवनी पानी पूरी की पूरियाँ लेकर बाहर हिमानी के पास जाती है। हिमानी अपने ठेले पर पानी पूरी का सामान रख रही थी। बहू, तू दोपहर में हमारे लिए चौराहे पर खाना लेकर आ जाना। हिमानी अनुज के साथ रोज की तरह पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने गांव में चली जाती है और इधर अवनी अपनी दोनों नंदों के साथ घर के काम करने लगती है। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन अवनी के माता पिता अवनी से मिलने उसके ससुराल एक बस में आ रहे थे। तभी उस बस के साथ एक भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें अवनी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर अवनी खूब रोती है। कुछ दिन बाद, अनुज जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे नीट की किताबें लानी है। मेरी परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है। अवनी, यहाँ कमाई देखो मेरी कितनी कम हो रही है। अब ऐसे में मैं कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? हैं? माँ और मैं जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे ही हमारी जरूरत से कम पड़ रहे हैं, इसीलिए तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, समझी? हाँ बहू, हमने तो पहले ही कहा था तुझे कि हम तेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएंगे। माँ, अब यहाँ रहकर भी कुछ खास कमाई तो हो नहीं रही है, तो मैं शहर ही चला जाता हूँ काम करने। वहाँ काम करके कुछ पैसे तो आएंगे मेरे पास। अपने पति और सास की बातें सुनकर अवनी दुखी हो जाती है। तभी 2 दिन बाद अनुज काम के लिए शहर जाता है और वहीं रहता है। एक दिन सवेरे, बहू, अब से तू मेरे साथ पानी पूरी बेचने चल। मैंने सोचा था मैं पढ़ लेकर MBBS डॉक्टर बनूंगी, पर ये सपना बनकर रह गया। कितनी मेहनत से मैंने पढ़ाई की है। तभी अवनी हिमानी के साथ गांव में पानी पूरी बेचने आ जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अवनी रोज सारा दिन गांव में हिमानी के साथ घूमकर पानी पूरी बेचने लगी। एक शाम
माँ जी, कल मेरी नीट की परीक्षा है। मैंने नीट का फॉर्म भरा था, तो कल मैं परीक्षा देने जाऊँ। बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि अब तू ये पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। माँ जी, इस परीक्षा के लिए मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। बस एक ही दिन की तो बात है, मैं परीक्षा देते ही घर आ जाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे जाने दीजिए ना परीक्षा देने। तुझे एक बार मना किया ना, नहीं तो नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी कल। ये सुनकर अवनी दुखी हो जाती है। माँ बाबा अगर जिंदा होते तो वो मुझे जरूर ये परीक्षा देने जाने देते। अवनी को अपनी आँखों के सामने अपना सपना चकनाचूर होता दिख रहा था। तभी अगले दिन नीट की परीक्षा हो जाती है और अवनी अपनी परीक्षा नहीं दे पाती। कुछ दिन बाद एक शाम अवनी और हिमानी गांव के एक स्थान पर अपना ठेला लिए खड़ी थी। उसके पास खड़े कई सारे लोग पानी पूरी खा रहे थे। तभी एक आदमी चमन हिमानी के ठेले के पास आता है। ये हेमानी काकी जब तक इस गांव में रहेगी तब तक हमारा कारोबार सही से नहीं चलेगा। अरे इस हेमानी काकी का ये कारोबार तो बंद ही करना पड़ेगा। चमन भी गांव में पानी पूरी बेचने का काम करता है। तभी वो ग्राहक बनकर हिमानी के पास आकर पानी पूरी खाता है। हिमानी और अवनी ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने में लगे थे। ये बुढ़िया और इसके बहू तो ग्राहकों में व्यस्त है। चलो जल्दी से इसके पानी पूरी के पानी में जहर मिला देता हूँ। तभी चमन चुपके से अपनी जेब से एक जहर की पुड़िया निकालता है और सबकी नजरों से बचाकर वो केमिकल जहर पूरा हिमानी के पानी पूरी के पानी में डालकर वहाँ से चला जाता है। तभी हिमानी उसी पानी से लोगों को पानी पूरी देती जाती है। अब करीब 2 घंटे में ही वो जहर मिला पानी पूरी खाने से लोगों की हालत बेहद खराब हो जाती है और सबको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तभी कुछ लोग पुलिस के साथ हिमानी के ठेले के पास आते हैं। यही वो पानी पूरी वाली है साहब, जिसकी जहरीली पानी पूरी खाकर मेरे भाई और मेरे बेटे की हालत खराब हो गई। ये सुनकर हिमानी और अवनी दंग रह जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? हमारी पानी पूरी में कोई जहर नहीं है। पर साहब, मेरी पानी पूरी में कोई जहर नहीं मिला है। मैं तो सालों से पानी पूरी बेच रही हूँ। तभी पुलिस ऑफिसर हिमानी को थाने लेकर आते हैं और उसे हवालात में डाल देते हैं। पानी पूरी में जहर कैसे आ सकता है? मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाकर लोगों की खबर जाननी होगी। शायद उन्हें मेरी कुछ जरूरत पड़ जाए। अवनी तुरंत गांव के सरकारी हॉस्पिटल में आती है। पूरे गांव में केवल एक ही सरकारी हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं था। तभी अवनी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास आती है। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स की क्या कंडीशन है अभी? हॉस्पिटल के बाहर पूरा गांव खड़ा था और अंदर हॉस्पिटल में गंभीर हुए लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं थे। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं पर अब तक शहर से डॉक्टर्स नहीं आए थे। डॉक्टर राहुल, अभी डॉक्टर रस्तोगी का कॉल आया था। वो रास्ते में एक जगह फंस गए हैं। बीच में कहीं एक बड़ा सा ब्रिज गिर गया है, इसलिए वो आगे नहीं आ पा रहे। सब लोग बेहद घबरा रहे थे और बाकी गाँव वाले रो रो कर अपने परिवार वालों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच चुकी थी। ये सब देखकर अवनी काफी परेशान हो जाती है। क्या करूं? अगर इन सारे लोगों को समय रहते ट्रीटमेंट नहीं मिला तो सबकी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अवनी डॉक्टर राहुल और बाकी डॉक्टर्स के पास आती है। डॉक्टर, क्या मैं पेशेंट्स को बचाने के लिए अपनी ये कोशिश करूं? मैं एक MBBS डॉक्टर बन रही हूं और ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है ये मैंने पढ़ा है। शायद मेरी कोशिश से पेशेंट रिकवर हो जाएं। बात को समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर। पेशेंट्स के पास समय बहुत कम है और शहर के डॉक्टर्स का अभी तक कोई पता नहीं है। मुझे अपनी एक बार कोशिश करने दीजिए। तभी सारे डॉक्टर्स मिलकर बात करते हैं। तभी डॉक्टर अवनी एक एक करके अपने तरीके से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती जाती है। ये देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। सब अवनी को पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने से मना करते हैं, पर अवनी किसी की नहीं सुनती और सबका इलाज करने लगती है। तभी उसके इलाज से कई सारे लोग तुरंत ठीक होकर खतरे से बाहर आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। अवनी का ये टैलेंट देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अब केवल 5 पेशेंट्स बचे थे। बहू, बस इन 5 लोगों को बचा ले। अगर ये बच गए ना तो हेमानी को पुलिस छोड़ देगी। अवनी ने बचा लो, वरना हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। भगवान जी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन्हें भी बचा सकूं। तभी अवनी अपनी पढ़ाई और अपने
दिमाग की सारी ताकत उन 5 पेशेंट्स पर लगा देती है, जिसके बाद काफी कठिनाइयों का सामना करके अवनी इन 5 को भी बचा लेती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और सब अवनी का धन्यवाद करके उसकी खूब तारीफ करते हैं। तभी वहाँ शहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं। तभी सब अवनी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं, जिसके बाद कुछ ही सालों में अवनी एक सफल MBBS डॉक्टर की डिग्री पा लेती है और वो डॉक्टर बनकर अपने गांव में रहकर गांव वालों का मुफ्त में ही इलाज करने लगती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।